हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं रोहित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे ट्रांसलेटर क्लासेस में। तो गाइस आज हमारा लेक्चर नंबर 14 रहने वाला है। तो गाइस मुझे बहुत खुशी होती है जब आप बच्चों का अच्छा रिस्पांस आता है। जो परसों की कंप्यूटर जो अवेयरनेस के जो एमसीक्यूज थे उसकी वीडियोस में आपका इतना अच्छा रिस्पांस आया, आप बच्चों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए। कुछ बच्चों ने तो 48 मार्क्स भी लिए हैं 50 में से। तो गाइस बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो आपको वहां पे जो हमारा सिलेबस है वहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, लेकिन आपको सेलिएंट फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है गाइज। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वीडियो में, और वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं गाइज, उनके आंसर्स भी आप दिया कीजिए, और उनके आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाते हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है गाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारी डेली क्लासेस की रूटीन होती है गाइज। पिछले सैटरडे हमने क्या किया, 50 एमसीक्यू जो है वो हमने जम्मू कश्मीर के भी किए, और जो हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस है उसके भी किए। तो गाइज आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आई एम वेरी हैप्पी। तो गाइज मुझे और मोटिवेशन मिलती है जब आप बच्चों का रिस्पांस आता है। तो कुछ बच्चों का तो मुझे नाम भी याद हुए हैं जो रेगुलर बेसिस पे वीडियोज को देख रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है गाइज, तो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलती है। सैटरडे को हमारा एमसीक्यू का सेशन रहता है, उसके बाद संडे को हमारा ऑफ रहता है गाइज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी डेली की रूटीन। सबसे पहले हम कोटेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद लेसन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइज, तो हमारी आज की कोटेशन है, सिंपल कोटेशन है, स्टॉप विशिंग स्टार्ट डूइंग। ठीक है, विश करना छोड़ दो, काश में ये होता, काश में काश में वो होता, काश में ये कर पाता, काश में वो कर पाता। ठीक है, तो काश होने बोलने से कुछ नहीं होगा, विश करने से कुछ नहीं होगा, होगा तो सिर्फ करने से होगा। ठीक है, जब आप किसी चीज को करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी विश ऑटोमेटिकली आपके फ्यूचर में चेंज हो जाएगी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, सीलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अपने कंटेंट में और स्पिरिट में एक यूनिक है। क्यों? क्योंकि इसको हमने क्या किया है, हालांकि इसको हमने बारो किया हुआ है ऑलमोस्ट एवरेज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसको 60 कॉन्स्टिट्यूशन हमने पीछे पढ़ा था कि 60 कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने बारो किया हुआ है। ठीक है, तो अब लेकिन उन कंट्रीज के जो फीचर्स थे उन सबसे क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है कि हमें इस चीज को यहाँ पे नोट करना चाहिए। ठीक है, जो ओरिजिनल फीचर थे कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको अडॉप्ट किया गया था 1949 में, उनमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं। ठीक है, बहुत सारी अमेंडमेंट हुई हैं, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 7th, 42nd, 44th अमेंडमेंट, 73rd, 74th, 97th एंड 101st अमेंडमेंट्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुई हैं। ठीक है गाइज, तो एक चीज और यहाँ पे नोट कीजिएगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट और लार्ज नंबर की चेंजेस इसमें हुई थी। ठीक है, अब जबकि केशवानंदा भारती केस, इसे मैं शॉर्टकट में केबीसी भी कहता हूँ। ठीक है, केशवानंदा भारती केस 1973 का था, वर्सेस केरला स्टेट के बीच में था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है पार्लियामेंट की अंडर आर्टिकल 368 में क्या है गाइज, 368 में जो प्रोसीजर है हमारा वो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, इससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन केशवानंदा भारती केस में ये बताया गया कि जो हमारा पार्लियामेंट जो है, ठीक है, पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है, उसमें हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके फीचर क्यों जानते हैं, थोड़ा थोड़ा इसके जितने फीचर हैं उन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, सबसे पहले क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप सबको पता है कि इसको इसको अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा मैं आपके साथ आपसे कि जो इसको बनाने में पूरा कितना टाइम कंज्यूम हुआ। ठीक है गाइस, क्योंकि लेंदी भी है, रिटन भी है, इसको लिखा भी था। और एक चीज, इसको लिखा किसने, सबसे पहले इसकी जो कैलीग्राफी की थी वो किसने की थी। ठीक है गाइज, क्योंकि मैं पीछे वीडियो में पढ़ा चुका हूं, होप कि आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन भी होता है,
जैसे कि अमेरिकन का कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और अनरिटन भी होते हैं जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का रिटन भी है और लेंथीएस्ट भी है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत इसको एलाबोरेट किया हुआ है और बहुत ही डिटेल में है, ठीक है गाइज। तो ओरिजिनली जब ये इसको अडॉप्ट किया गया था, जब बनाया गया था, इसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, जिनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है गाइज। लेकिन प्रेजेंटली आज 2020 है, 2020 में कितने, अब इसमें क्या है, एक प्रियम्बल तो है, ठीक है, और 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं जिनको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और आज शेड्यूल्स जो हैं जो 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। बहुत सारी अमेंडमेंट जो है यहाँ पे हुई है 1951 से लेके, ठीक है, और उनमें से बहुत सारी कुछ डिलीट भी हो गई है। जैसे कि क्या क्या हुआ है, 20 आर्टिकल्स एक पार्ट, ठीक है, 20 आर्टिकल डिलीट भी हुए हैं, 1 पार्ट जो है पार्ट 7 ये भी डिलीट हुआ है, और यहाँ पे 95 आर्टिकल जो है नए वो यहाँ पे ऐड हुए हैं, 4 नए पार्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं, ठीक है। कौन से 4A जिसमें क्या आता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल आता है, 9A, ठीक है, उसके बाद 9B, और क्या है 14A, और 4 शेड्यूल यहाँ पे ऐड हुए हैं, 9, 10, 11 एंड 12। गाइस ये इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे वर्ल्ड में जिसके इतने आर्टिकल और जिसके इतने शेड्यूल्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो 4 फैक्टर देखो गाइज, अब हमारे इसका एलिफेंटाइन साइज, यानी कि इतना बड़ा साइज क्यों है एलिफेंट की तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि देखो इसका कोई जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर हैं, ठीक है। देखो जियोग्राफिकल फैक्टर क्या है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारी कंट्री बहुत ज्यादा वास्ट है। उसके बाद कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बनाया गया था, ठीक है, उसका कुछ इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो भी एक लेंदी था, ठीक है, वो भी क्या था, बहुत ही लेंदी था, बहुत ही बड़ा था। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ, क्योंकि एक और रीजन है, क्योंकि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी, इसीलिए ये इतना लेंदी और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद है क्योंकि और क्या रीजन है, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें सिर्फ ना के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है हमारे गवर्नेंस के, ठीक है, गवर्नमेंट को गवर्न करने के, बल्कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी हैं, इसलिए रीजन है कि ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। दूसरा जो हमारा है ड्रॉन फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। इस अगली वीडियो जो मैं आपके पास लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो बोरोड फीचर्स जो हैं, ठीक है, कौन सी कंट्री से हमने बोरो किया है वो मैं अगली वीडियो में आपके डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जान लीजिए कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से इसको ड्रॉन किया हुआ है, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको बोरो किया गया है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इन सब कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बारो किया हुआ है यहाँ पे। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, ये प्राउडली कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको हमने रैंसैक किया है, बल्कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया के उन सब से हमने इसको क्या किया है, रैंसैक करके इसको फ्रेम किया गया है। तो गाइस स्ट्रक्चरल पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिराइव कहां से किया गया है, गाइस याद रखेगा, स्ट्रक्चरल पार्ट कहां से डिराइव किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, ठीक है। उसका फिलोसॉफिकल पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो आपके सिलेबस में है, और आगे वीडियो में उनको भी कवर करने वाले हैं, ठीक है गाइस। अच्छे से समझाऊंगा गाइस, आपको चीज यहाँ पे एक बार पढ़ोगे गाइस दोबारा आपको भूलोगे नहीं उस चीज को, इस तरह से पढ़ाऊंगा मैं आपको। शायद पढ़ा भी रहा हूं, आपको लग रहा है कि पढ़ा रहा हूं, तो अगर लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहा हूं तो गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिखेगा, अगर नहीं पढ़ा रहा हूं तो गाइस नो लिखेगा, ठीक है। तो फिलोसॉफिकल पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, ये हमने डिराइव किया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं और डीपीएसपी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है, ठीक है गाइज। अब जो पॉलिटिकल पार्ट जो है हमने जो प्रिंसिपल, जैसे कैबिनेट गवर्नमेंट हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हो गया, इनको हमने कहां से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। और जो बाकी प्रोविजन है जैसे कि कनाडा, मैंने कहा कि अगली वीडियो में वो डिस्कस करेंगे कौन से सोर्सेज थे, कौन से कंट्रीज से, कौन सी हमने कौन सी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया हुआ है, ठीक है। जो चीज अच्छी लगी उस चीज को बोरो किया है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, याद रखेगा। अब जो फेडरल स्कीम होती है, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, पीएससी जो होती हैं, ठीक है, ये भी
एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वो भी इसी एक्ट से बारो की हैं, ठीक है। हाफ से ज्यादा प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, वो आइडेंटिकल हैं और क्लोज रिजेम्बलेंस है उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक से, ठीक है। उसके बाद अगला है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। देखो रिजिडिटी क्या होती है, जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को आराम से चेंज नहीं कर सकते हो, आराम से अमेंड आस्था से अच्छे से, मतलब कि आप वहां पे अमेंड नहीं कर सकते हो। अमेंड करने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसीजर चाहिए होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जहां पे आप सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी होगी तो वहां से आप क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई किया गया है रिजिड में और फ्लेक्सिबल में, ठीक है। रिजिड वन वो मैंने आपको कहा दिया जहां पे आपको स्पेशल प्रोविजन चाहिए होते हैं, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है, ठीक है, मैंने कहा कि जो सिंपल मैनर से क्या हो जाता है, आराम से चेंज हो जाता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ना ही वो रिजिड है ना ही वो फ्लेक्सिबल है, बल्कि ये क्या, इन दोनों का एक मिला हुआ सिंथेसिस है। आर्टिकल 36(8), आर्टिकल 368 मैंने पीछे कहा था आपको, अमेंडमेंट के प्रोसेस से ये क्या करता है, बिलोंग करता है। तो ये प्रोवाइड करता है, दो किस्म की अमेंडमेंट यहाँ पे होती है, ठीक है। तो कौन सी होती है, अगर देखिएगा यहाँ पे पहले जो है कुछ प्रोविजन जो है वो उनको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है गाइस, स्पेशल मेजोरिटी होती है, चाहिए होती है। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, जहां पे 2/3, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी जहां होती है मेंबर्स की, ठीक है, हर एक हाउस की, वो प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करने चाहिए, ठीक है गाइस। और जो मेजोरिटी जो है टोटल मेंबरशिप की क्या होनी चाहिए, हर एक हाउस की होनी चाहिए। देखो गाइस मेजोरिटी तो होनी चाहिए, मान लो कि हमारे पास 500 मेंबर हैं, ठीक है, 500 मेंबर्स में से अगर हमारे पास 251 है, ठीक है, ये क्या हो गई गाइस, ये हमारी सिंपल मेजोरिटी हो गई। क्या हो गई, ये सिंपल मेजोरिटी हो गई। लेकिन 2/3 ऑफ 500, ठीक है, 500 के 2/3 होने चाहिए। तो गाइस ये कितना हो जाता है हमारा 100/3, ठीक है, 3×3 = 9, ये कितना बचा, 3×3 = 9, मतलब कि 33% जो है हमारे पास क्या होने चाहिए, ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला इसका प्रोविजन क्या, अगला प्रोविजन है इसका कि हम इसको कुछ प्रोविजन जो है वो अमेंड हो सकते हैं, जिनको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की, ठीक है। और उसमें कुछ आधी स्टेट जो है, हाफ स्टेट, टोटल स्टेट जो है उनकी भी रेटिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है गाइज। तो आर्टिकल 368 के अंदर इन दो टाइप की अमेंडमेंट होती हैं। तो फिर है अगला हमारा जो फीचर, वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ठीक है। फेडरल सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेडरल मींस कि यहाँ पे दो गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कि नहीं होती है गाइज, है ना। फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे दो गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट को कहते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन यूनिटरी बायस, लेकिन जो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसके अंडर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाता है, एक यूनिटरी बायस बन जाता है। अब देखते हैं कैसे। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, ये फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, ठीक है, इसमें कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं, ठीक है, और कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, ठीक है। फेडरल फीचर जैसे कि दो गवर्नमेंट हैं, डिवीजन ऑफ पावर है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है और बाय कैमरलिज्म होता है। गाइस पिछली वीडियो में क्वेश्चन आया था एक बच्चे का कि सर बाय कैमरलिज्म क्या होता है। मैंने कहा था कि बाय कैमरलिज्म क्या होता है, जहां पे दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। जैसे कि हमारे सेंटर में क्या है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में अपर हाउस है और लोअर हाउस, यानी कि अपर हाउस हो गया राज्यसभा, लोअर हाउस हो गया लोकसभा। तो गाइस लोअर हाउस क्या होता है, लोअर हाउस वो होता है जहां पे हम रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, हम इलेक्ट करके भेजते हैं, जहां पे हमारे एमपीज बैठते हैं, ठीक है गाइस। तो इसके बाद क्या है, जो टर्म फेडरेशन जो है, इसको कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज गाइस याद रखेगा, फेडरेशन टर्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 1 जो है कहता है कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। जो दो चीजें हमें बताता है कि एक है कि इंडिया फेडरेशन जो है वो किसी भी एग्रीमेंट स्टेट के द्वारा उसका रिजल्ट नहीं है, ठीक है। दूसरे कहते हैं कि कोई भी किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि ठीक है वो फेडरेशन से सेसीड करे, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो कुछ अलग अलग जो यहाँ पे राइटर हैं, ठीक है, फिलोसोफर है, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है। तो गाइस ये है फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन सेपरेट। फॉर्म में तो ये फेडरल है, लेकिन सेपरेट में देखा जाए तो ये यूनिटरी है। तो इसे कहा है क्वाजी फेडरल कहा है केसी वेयर ने, बारगेनिंग फेडरलिज्म कहा है मॉरिस जोन्स ने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है ग्रेवेनाइल ऑस्टिन ने। तो फेडरेशन विद द
सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये कहा है आइवर जेनिंग्स ने, और बाकी सब ने ये कहा है कि इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म है यहाँ पे गवर्नमेंट की, हमारी गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है जहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं। ठीक है, और एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जैसे कि अमेरिका में, जहाँ पे प्रेसिडेंट ही ऑल इन ऑल होता है। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में देखो गाइस, जो भी अगर कोई बड़ी चीज यहाँ पे क्या होती है अनाउंस होती है, वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। सो हमारी गवर्नमेंट कौन सी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ये किस पे बेस होती है? कोऑपरेशन पे और कोऑर्डिनेशन पे ये बेस होती है। ठीक है, किसके बीच में होता है? जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है वो किस पे बेस होता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द 2 ऑर्गन। अब इन 2 ऑर्गन के बीच में पावर की सेपरेशन होती है, किसके? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होती है। ठीक है गाइज, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ठीक है 10 नहीं है गाइज यहाँ पे, पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है और कैप, इसको देखो याद रखिएगा इस चीज को कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ना सिर्फ सेंटर में बल्कि स्टेट में। स्टेट में भी आपने देखा होगा कि जो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो ऑल इन ऑल होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ फीचर जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव की वहां पे प्रेजेंस होती है, मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है। ठीक है, कलेक्टिवली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव के लिए और लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, मेंबरशिप जो होती है मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर में होती है, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है, चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप होती है वहां पे। ठीक है, जो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा को कर सकते हैं, असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इवन दो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है लार्जली जो है ब्रिटिश पैटर्न पे बेस है। ठीक है, जहाँ पे 2 फंडामेंटल डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट जो है ये एक सावरन बॉडी नहीं है, जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, वो बिल्कुल सावरन बॉडी है। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है ये सावरन बॉडी नहीं है। जैसे कि इंडियन स्टेट, जैसे देखो इंडिया स्टेट है वो इलेक्टेड हैज एन इलेक्टेड हेड रिपब्लिक, while the British state has hereditary head monarchy। देखो गाइज यहाँ पे एक फर्क है। क्या फर्क है कि ब्रिटिश जो स्टेट है वहां पे एक हेरिडिटरी पीछे से जिनका चला आ रहा है, जो वंशज हैं उनके, ठीक है, जो मोनार्की चली आ रही है तो उसको ही वो वहां पे हेड बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ब्रिटिश किंग, ब्रिटिश क्वीन, ठीक है, उनको ही वहां पे आगे उनको हेड बनाया जाता है। लेकिन बट इन द केस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट यहाँ पे हम ही लोग अपने हेड को इलेक्ट करते हैं गाइस, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, चाहे वो इंडिया है या ब्रिटेन है, जो प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब यहाँ पे क्या है? पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी की एक ब्लेंड है यहाँ पे, ये भी सिंथेसिस जुड़ी हुई है दोनों चीजें साथ साथ। ठीक है, अब क्या है जो सॉवरेंटी की डॉक्टर देखोगे, सॉवरेंटी क्या होती है? आप क्या है इंटरनली और एक्सटर्नली बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, आपके ऊपर किसी की डोमिनेंस नहीं है। ठीक है, आप किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, इट मींस यू आर सॉवरन। ठीक है, अब जो डॉक्ट्रिन है सॉवरेंटी की हमारे पार्लियामेंट की, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। याद रखेगा कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये जुड़ा हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ, और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है ये जुड़ी हुई है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के साथ। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। फिर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हमारे जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड है। ठीक है, यानी कि पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर क्या है, फिर सेशन कोर्ट, फिर नीचे तहसील वाले कोर्ट। ठीक है, ये सब कोर्ट यहाँ पे गए, ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, ये किसी के अंडर नहीं है, बिल्कुल सावरन है, इंडिपेंडेंट है, किसी के कंट्रोल के अंडर नहीं है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टैब्लिश करता है यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम को। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड है और एज वेल एज इंडिपेंडेंट भी है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे टॉप पे आता है। जो इंटीग्रेटेड मैंने कहा कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में क्या है, सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे आता है। ठीक है, उसके बाद नीचे बाकी कोर्ट्स आते हैं।
इसके नीचे हाई कोर्ट आ गया स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, सेशन कोर्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स का। पार्ट थर्ड में हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल जान लो कि फंडामेंटल राइट भी एक फीचर है। इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, एजुकेशन राइट, कॉन्स्टिट्यूशन राइट, ये सारा हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इसको एक्सप्लेनेशन का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी, तो गाइस डीपीएसपी भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इनको नॉवल फीचर कहा गया है डीपीएसपी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो गाइस ये भी जान लीजिए कि ये भी फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं क्योंकि इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स को भी 2 लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और डीपीएसपी को भी हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, या 1 लेक्चर में हो पाएगा तो इसको 1 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस इस हफ्ते हमारा यही इंडियन पॉलिटी का ही सिस्टम रहने वाला है। तो अगले हफ्ते हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ठीक है गाइस। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आप कोई टेंशन नहीं है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, आराम आराम से सिलेबस को कवर कर लेंगे गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी अभी तो हमारा सब टॉपिक यहाँ पे नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, लेकिन इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे यहीं पे आपको बता दूं मैं। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं प्रोवाइड की गई थी गाइस, याद रखिएगा। इनको ऐड किया गया है जब इंटरनल इमरजेंसी चली थी इंदिरा गांधी के टाइम, जो वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारी। लेंथीएस्ट इमरजेंसी रही है 1975 से 1977 तक, ठीक है। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 का, ठीक है, उसके जरिए किसके रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह एक कमेटी बनाई गई थी, उसके रिकमेंडेशन पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, ठीक है। अब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब 2002 में हुआ, एक और फंडामेंटल ड्यूटी को यहाँ पे ऐड किया गया। सबसे पहले कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी? 10 थी। उसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी को यहाँ पे ऐड कर दिया गया, वो थी गाइस 11th फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के पहुंच जाते हैं हम 11 नंबर की फीचर पे। सेक्युलर स्टेट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, हमारा इंडिया जो है एक सेक्युलर है, ठीक है, सेक्युलर कंट्री है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का एक सेक्युलर स्टेट पे स्टैंड करता है, इसलिए इसका कोई भी पार्ट आपने देखा क्या? आपने देखा कि हमारे इंडिया का कोई पार्टिकुलर रिलीजन है? नहीं ना देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये सेक्युलर स्टेट है, ठीक है, और ना ही इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन होता है किसी इंडियन स्टेट का। अब जो टर्म सेक्युलर जो होती है ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी गाइस, याद रखिएगा, ये भी पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसको भी ऐड किया गया है, ठीक है, हमारे प्रियम्बल में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है ये भी मैं अगली वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ प्रियम्बल के बारे में भी। तो गाइस इसको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल में। इसको कब ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसके बाद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू वोट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हर एक सिटीजन जो 18 ईयर से छोटा नहीं है, 18 ईयर उसने इसकी एज कंप्लीट हो चुकी है, उसके पास राइट टू वोट है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, चाहे पढ़ा है, अनपढ़ है, अमीर है, गरीब है, कुछ भी है, उसको क्या है? राइट टू वोट है। जो वोटिंग एज जो है उसको सबसे पहले 21 रखा गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है कब? 1988 में, उस वक्त इसको रिड्यूस कर दिया जाता है, याद रखिएगा। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में क्या किया जाता है? एज को 21 से रिड्यूस करके 18 में ला दिया जाता है गाइस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। अगला जो है सिंगल सिटीजनशिप, देखो गाइस क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है यहाँ पे हम सबको, ठीक है। पहले क्या था? आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की एब्रोगेशन से पहले क्या था? जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को क्या थी? ड्यूअल सिटीजनशिप थी। एक तो वो जम्मू कश्मीर के सिटीजन थे और दूसरा वो इंडिया के सिटीजन थे, ठीक है। लेकिन अब उसकी एब्रोगेशन के बाद वो इंडिया के सिटीजन बन चुके हैं, ठीक है। अब क्या है? सिंगल सिटीजनशिप हर किसी को मिलती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज, यहाँ पे बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं,
जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना सिर्फ हमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट के उनको प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल और स्टेट के, बल्कि यहाँ पे इसने बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज भी बना के रखी हुई हैं। तो गाइज इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन सी, जैसे इसने क्या बना के रखा हुआ है, यहाँ पे JKPSC बना के रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे जम्मू कश्मीर में। उसके बाद UPSC सेंट्रल लेवल में है, ठीक है, जैसे कि CAG बना के रखा है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो कुछ ये सारे ऑफिस जो हैं क्या बना के रखे हैं इन्होंने, इंडिपेंडेंट बॉडीज बना के रखी हैं, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 किस्म की इमरजेंसीज होती हैं। देखो गाइज, ये कौन करता है, प्रेसिडेंट जो है इनको अनेबल करता है। जब कहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो उस वक्त क्या करता है प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे इमरजेंसी लागू कर देता है। तो 3 किस्म की इमरजेंसीज होती हैं। आगे देखते हैं कौन सी इमरजेंसीज हैं गाइज। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो गाइज नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, जब कहीं यहाँ पे क्या हो, खतरा हो कि जंग होने वाली है, या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या कोई आर्म्ड रिबिलियन हो, ठीक है, किसी ने हमला कर दिया हो हमारी कंट्री पे। ये लगती है आर्टिकल 352 के तहत, याद रखेगा, आर्टिकल 352 के तहत यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। उसके बाद स्टेट इमरजेंसी होती है, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। अभी हमारे जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था कुछ दिनों पहले, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, ठीक है, हमारी स्टेट में, या क्या हो जाए, आर्टिकल 356 याद रखेगा गाइज, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो आर्टिकल 356, या अगर हम सेंटर के डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर सकें, सेंटर के डायरेक्शन को नहीं मान सके, तो गाइज आर्टिकल 365। तो अभी जो हमारी, अब आप बताएंगे, क्वेश्चन है आपके लिए कि जो जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल के तहत लगी हुई थी गाइज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी है हमारी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, जब हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे कोई थ्रेट हो, ठीक है, या इंडिया पे क्रेडिट पे कोई थ्रेट हो। ये लगती है गाइज आर्टिकल 360 के तहत। आज तक तो लगी नहीं है गाइज, कभी भी लगी नहीं है, ठीक है। ये दोनों इमरजेंसी जो है लगती रहती है और लगी भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है गाइज, ये कुछ फीचर्स है हमारे, ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो गाइज ये हमारा अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो मैंने पीछे क्वेश्चन दिया इसका आंसर आपको PDF में गाइज मिल जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, कि बहुत सारा जो स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके 10 शेड्यूल्स थे। पॉलिटिकल पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। आर्टिकल 368 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। तो गाइस आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इनमें से इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। मैंने फीचर बताया आपको इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम के, आपको बताना है मेजोरिटी पार्टी रूल, presence of actual executive and nominal executive, appointment of executive to the legislature, all of the above। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है उसके फीचर कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं किया गया है। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 DPSP, पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो गाइज ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी नल ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान इनमें से कौन से आर्टिकल जो है वो नल नहीं होते हैं, ठीक है, वो यानी कि मतलब खत्म नहीं होते हैं। आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, आर्टिकल 29 एंड 30। तो आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल जो है वो नल नहीं होते हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है, कुछ सीखने को मिला है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दी, वीडियो कैसी लगी आपको, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि गाइज शेयर करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें गाइज, जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइज अगली वीडियो आपको मिलेगी एग्जैक्ट
1 बजे। तो गाइज वो वीडियो होगी कंप्यूटर अवेयरनेस की, आज उसी में डिस्कस करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है गाइज, तो यही वीडियो खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।